वेलकम फ्रेंड्स ऑन स्काई एजुकेयर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जो हमारे लेसन्स हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना देरी किए हमारा आज का पहला टॉपिक। और टॉपिक का नाम जब हम पढ़ते हैं तो वो है राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय। अब हमारा जो राजस्थान का परिचय है हम इसे कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। अब जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो फर्स्ट जो हमारा रहेगा इसमें वो हम रखेंगे राजस्थान का नाम, यानी राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ इसकी हम बात करेंगे। साथ ही राजस्थान की स्थिति को हम जानेंगे। राजस्थान के नाम के बाद राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति को भी हम कुछ स्थानों पर देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ है। और उसके बाद हम जानेंगे कि राजस्थान की जो कटिबंधीय स्थिति है, कटिबंधीय स्थिति वो कहाँ है, कटिबंधीय स्थिति कहाँ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राजस्थान के नाम के बारे में कि राजस्थान का नाम वास्तव में राजस्थान कैसे हुआ। क्या प्रारंभ से ही राजस्थान का नाम राजस्थान था या राजस्थान का नाम कुछ और था और वर्तमान में कुछ और है, इन सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं राजस्थान का नाम। यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, फिर हम बात करेंगे राजस्थान का नामकरण। ठीक है, देखो राजस्थान के नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट जो नाम राजस्थान के लिए मिलता है वो नाम मिलता है हमें, और राजस्थान के लिए जो नाम मिलता है वो मरुकांतर। मरुकांतर मिलता है राजस्थान के लिए। जो नाम मिलता है वो कौन सा मिलता है? मरुकांतर। ठीक है, अब मरुकांतर राजस्थान को जिसने कहा मरुकांतर, वो मरुकांतर वास्तव में क्या है पहले शाब्दिक अर्थ बता देता हूं। मरुकांतर का अर्थ है मरु प्लस कांतर, मरु प्लस कांतर, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर मरुस्थल, चारों ओर मरुस्थल। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर मरुस्थल। अब मरुकांतर कहने वाले कौन हैं तो मैं आपको बताऊं कि वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण लिखी। और वाल्मीकि ने अपनी रामायण में राजस्थान के चारों ओर मरुस्थल होने की वजह से राजस्थान को क्या नाम दिया था? मरुकांतर का नाम दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा जो राजस्थान है ये क्या कहलाता है? मरुकांतर कहलाता है। और मरुकांतर कहने वाले कौन? वाल्मीकि। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि मरुकांतर कहने वाले कौन हैं? वाल्मीकि। ठीक है, उन्होंने अपनी रामायण में ये नाम दिया था वाल्मीकि ने। ठीक है, राजस्थान को मरुकांतर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में मरुकांतर। अब क्या था कि एक बार हम पहले राजस्थान का मैप बनाएं और एक जाति विशेष के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जाति की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान जिसे आज हम थार का मरुस्थल कहते हैं, इस पश्चिमी राजस्थान में एक जनजाति रहा करती थी। इस पश्चिमी राजस्थान में एक जनजाति रहा करती थी और इस जनजाति का नाम है थारू। जनजाति का नाम क्या है? थारू। अब बट थारू अभी तो यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं थारुओं की तो यहाँ राजपूत शासकों के आगमन से पहले, राजपूत शासकों के आगमन से पहले यहाँ पे थारुओं का निवास देखने को मिलता था। यहाँ थारू निवास करते थे और इसी वजह से ये जो पूरा पश्चिमी राजस्थान है, इस पूरे पश्चिमी राजस्थान को कहा करते थे थार। क्या कहते थे? थार कहते थे। पूरा पश्चिमी राजस्थान क्या कहलाता था? थार कहलाता था। अब थार किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं कहा है, थार कहलाता है ये सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में थारू जनजाति के रहने की वजह से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया विशेष हमारे लिए राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान थार। ओके, नेक्स्ट नाम पर हम चर्चा करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे राजस्थान में आ गए हैं राजपूत शासक।
राजपूत शासक हमारे राजस्थान में आ गए हैं। अब एक बात है कि एक और तो पश्चिमी राजस्थान में थारुओं ने शासन किया, थारू वहां पर रहे, पूरा जो एरिया है वो थारुओं के कब्जे में था, ठीक है। अब राजपूत शासक आते हैं तो अब दो बातें होती हैं। दो बातें क्या, या तो थारू राजपूतों को खदेड़ दें, क्योंकि दो अगर बड़ी जातियां रहती हैं तो उनमें से एक का ही अस्तित्व रहेगा, क्योंकि राजतंत्र था उस समय, लोकतंत्र आज है, लोकतंत्र में सभी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उस समय क्या था, राजतंत्र था। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं इन राजपूतों की और थारू जनजाति की, तो राजपूत क्या थे, ताकतवर थे और क्षत्रिय थे, तो उन्होंने क्या किया, थारुओं को यहां से खदेड़ दिया। थारू पश्चिमी राजस्थान से भाग गए और अब कहां हैं थारू, अब मैं आपको ये तो बता दूं कि थारू अब हमारे राजस्थान से बाहर उत्तराखंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जब हम कभी भारत की जनजातियों वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि थारू, जोनसारी, भोटिया ये जनजातियां किस राज्य से संबंधित हैं। तो थारू जो जनजाति है वो अभी उत्तराखंड से है, लेकिन पूर्व में इसका जो विस्तार है, वितरण है, वो कहाँ था, हमारे राजस्थान में। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के नामकरण की। तो राजस्थान में ये जो हमारे राजपूत शासक थे वो पहुंचते हैं, राजपूत शासक पहुंचते हैं और राजपूत शासकों के पहुंचने के पश्चात हमारे थारुओं को यहाँ से खदेड़ दिया गया और राजपूतों ने अपने दरबार में, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में ही उन्होंने शासन किया था, तो अपने दरबार में उन्होंने दो जातियों को आश्रय दिया। इनमें एक जाति थी चारण, एक जाति थी चारण, एक जाति चारण और एक जाति है भाट, चारण और भाट, ठीक है। जब हम बात करते हैं चारण और भाट की, तो जो हमारी चारण जाति है, ये चारण जाति क्या लिखा करते थे, साहित्य लिखा करते थे और ये चारण राजपूतों के मित्र हुआ करते थे। चारण राजपूतों के मित्र होते थे और साहित्य लिखते थे। तो राजपूतों के दरबार में इनको आश्रय मिला और इन्होंने अपने साहित्यों में राजस्थान को क्या नाम दिया, रजवाड़ा। राजस्थान को क्या कहते थे, रजवाड़ा। चारण जाति, जैसे कवि चंद्र बरदाई का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने अपने राजा पृथ्वीराज चौहान के लिए जो ग्रंथ लिखा वो क्या था, पृथ्वीराज रासो उन्होंने लिखा था। तो इसी तरह से अन्य जो चारण थे उन्होंने जो अपने राजाओं पे जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में हमारे राजस्थान को उन्होंने क्या कहकर संबोधित किया, उन्होंने नाम दिया राजस्थान को रजवाड़ा। अब रजवाड़ा के शाब्दिक अर्थ पर हम चलते हैं। रजवाड़ा है क्या, रज यहाँ पे राजा से संबंधित है और वाड़ा होता है रहने का स्थान। वाड़ा क्या होता है, रहने का स्थान, वाड़ा। अब सुनते ना भैंस का वाड़ा, वाड़ा से ही बाड़ा शब्द आया है, तो वाड़ा, भैंस का वाड़ा वगैरह वगैरह। तो ये रजवाड़ा, तो यहाँ राजाओं के रहने के स्थान की वजह से हमारे राजस्थान को नाम मिल गया क्या, रजवाड़ा। और किसने कहा, ये पहली बार चारण जाति ने कहा। नेक्स्ट जो नाम है हम उस नाम पर बात करते हैं कि क्या आगे विशेष रहा, ठीक है। तो रजवाड़ा हम कहते हैं। अब इसी काल में यानी राजपूती शासन काल में ही हमारे राजस्थान के विशेष क्षेत्र के लिए, सीमित क्षेत्र के लिए एक नाम मिलता है, नाम है राजस्थान। ध्यान से सुनना कि राजस्थान के सीमित क्षेत्र के लिए एक नाम मिलता है और नाम है राजस्थान, ठीक है। सीमित क्षेत्र कौन सा, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो कि सीमित क्षेत्र रहा राजस्थान का, जो कि राजपूतों का गढ़ रहा था, उस क्षेत्र को राजस्थान कहा। पहली बार यहां कहने वाले थे मुहुणोत नैणसी, ठीक है। मुहुणोत नैणसी ने कहा। और एक चीज और बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे एक विद्वान है वीरभान का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है राजरूपक ग्रंथ। इस राजरूपक ग्रंथ में भी हमारे राजस्थान के लिए नाम मिलता है क्या, राजस्थान। लेकिन राजस्थान के सिर्फ सीमित क्षेत्र के लिए, कौन सा क्षेत्र वो भी मैं आपको बता देता हूं।
राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार में, यहीं पे राजपूतों का सर्वप्रथम उदय हुआ था और उसके पश्चात वो अरावली की ओर निकले थे। यहीं पे वासुदेव चौहान और अन्य फिर जो भाटी राजवंश वगैरह इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इस एरिया को ही मुहनोत नैणसी ने राजस्थान कहा था। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि यदि मान लो मैं ही पूछूं आपसे कि राजस्थान को पहली बार राजस्थान किसने कहा, ठीक है, राजस्थान को पहली बार राजस्थान किसने कहा, ये आपसे कोई पूछे तो आप आंसर कभी भी मुहनोत नैणसी मत दे देना। ये ध्यान रखना, मुहनोत नैणसी आंसर नहीं देना है। मुहनोत नैणसी की जगह आपको आंसर देना है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड नाम देना है आपको। अब क्यों देना है, कारण बताता हूं यहां पे कि जो मुहनोत नैणसी हैं उन्होंने पूरे राजस्थान को नहीं कहा था, राजस्थान के सिर्फ पश्चिमी जो भाग है इसके लिए उन्होंने राजस्थान शब्द यूज किया था। अब क्वेश्चन क्या है वो सुनो जरा। क्वेश्चन है कि राजस्थान को पहली बार राजस्थान किसने कहा था। तो राजस्थान को पहली बार राजस्थान किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। लेकिन एक और क्वेश्चन ऐसे आए कि राजस्थान के सीमित क्षेत्र के लिए या राजस्थान के विशेष क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया, तब हमको आंसर देना है मुहनोत नैणसी और वीरभान। ये चीज ध्यान में रखना, माइंड में रखना, गड़बड़ मत कर देना कि भाई क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान। अब एक चीज और बताऊं, यहां पे संपूर्ण राजस्थान कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर राजस्थान कह दिया तो वो संपूर्ण ही है। जैसे आपका नाम है कैलाश, तो आपको कोई ऐसे थोड़ी बुलाता है अरे संपूर्ण कैलाश इधर आओ जरा, ऐसे कोई भी नहीं कहता ना। आप कैलाश का मतलब है संपूर्ण हो गए, आप ऊपर से लेके नीचे तक। तो संपूर्ण राजस्थान कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर जब संपूर्ण शब्द आएगा ना तब तो कर्नल जेम्स टॉड आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बस कहां कह दिया ना जहां पे कि राजस्थान को पहली बार राजस्थान किसने कहा, तो उसका शाब्दिक अर्थ यानी उसका जो अर्थ है राजस्थान, राजस्थान वास्तव में कौन, पूरा राजस्थान। उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं है संपूर्ण राजस्थान, नहीं तो कल को आपको भी यही कहने लगेंगे अरे संपूर्ण कैलाश इधर आओ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कर्नल जेम्स टॉड हो गए जिन्होंने राजस्थान को पहली बार राजस्थान कहा था, और मुहनोत नैणसी और वीरभान वे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के सीमित क्षेत्र के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का उपयोग किया था। ठीक, आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं, स्लाइड ले लेते हैं हम नेक्स्ट। देखो अब क्या है, राजस्थान में हमारे सिरोही में एक स्थान है बसंतगढ़। बसंतगढ़, ठीक है। इस बसंतगढ़ सिरोही में एक शिलालेख मिलता है और शिलालेख है 682 विक्रमी संवत। 682 विक्रमी संवत पूर्व का है, या हम अगर इसे ईस्वी सन में चेंज करते हैं तो यह आता है 625 ईस्वी का। ठीक है, 625 ईस्वी या 682 विक्रमी संवत में यहाँ हमारे बसंतगढ़ का एक शिलालेख है, इतना पुराना है। ठीक है, अब इस बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में राजस्थान के लिए तो नहीं बट एक नाम मिलता है। मतलब ये कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जो नाम अभी मैं लिखने जा रहा हूं कि ये राजस्थान के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट राजस्थान से मिलता जुलता एक नाम मिलता है, नाम है राजस्थानीयादित्य। अब इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं हम, तो इसका शाब्दिक है राजस्थान प्लस आदित्य। ठीक है, राजस्थान आदित्य, यानी ऐसे है कि कोई व्यक्ति है या कोई विशेष है, कोई भी चीज है, उसे क्या कहा गया है कि आप राजस्थान के आदित्य हो, आप राजस्थान के आदित्य हो। तो अब राजस्थान शब्द तो आया ही है, लेकिन ये कहीं भी उल्लेख नहीं है कि राजस्थानीयादित्य राजस्थान के लिए कहा गया है। ये कोई है, कोई स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है जिसके लिए ये राजस्थानीयादित्य
आदित्य शब्द यूज किया गया है। लेकिन आपको कैसे पता लगे कि स्थान है कि व्यक्ति है, नहीं पता लग सकता। कारण ऐसा कोई शिलालेख में विवरण नहीं है कि अमुक स्थान के लिए या अमुक व्यक्ति के लिए राजस्थान या आदित्य शब्द का उपयोग किया गया है। ये बात आप नोट करके रखना। तो ये नाम जरूर याद रखिए। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान आदित्य राजस्थान को कब कहा गया, तो राजस्थान आदित्य कहा गया था बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में 682 विक्रमी संवत या 625 ईस्वी में। फ्रेंड्स ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सिरोही हो गया हमारा, बसंतगढ़ शिलालेख हो गया। अब राजस्थान में क्या होता है, आगे जब हम चलते हैं तो राजस्थान क्या होता है, अंग्रेजों के प्रभाव में आने लगता है। यानी भारत में अंग्रेजों का शासनकाल आ जाता है, अंग्रेज हमारे भारत में एंटर कर जाते हैं। और उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं कि क्या विशेष रहा, तो जैसे ही अंग्रेज हमारे यहाँ पे आते हैं तो कुछ अंग्रेज सैनिक हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ इतिहासकार हैं, वो भी हमारे साथ, यानी उनके साथ, सॉरी हमारे साथ क्या, उनके साथ राजस्थान पहुंचते हैं। राजस्थान की कल्चर को देखते हैं, राजस्थान की संस्कृति को देखते हैं, राजस्थान की कल्चर संस्कृति इतिहास से वो प्रभावित होते हैं और कुछ लेख लिखते हैं। मतलब आप देखोगे किसी को और आप देखने के बाद प्रभावित तो एक्साइट तो होगे कि यार क्या चीज़ है ये। तो अब जब उससे आप एक्साइट होते हैं तो एक्साइटमेंट की वजह से वो फिर कुछ लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है। और वो जो लिखते हैं उसको फिर वो पहले लेख, और जब उनका प्रकाशन हो जाता है तो वो बुक हो जाती है। तो ऐसे ही एक विद्वान व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, ठीक है, जॉर्ज थॉमस व्यक्ति हैं। और जॉर्ज थॉमस जो व्यक्ति हैं, इस जॉर्ज थॉमस व्यक्ति ने सन 1800 में हमारे राजस्थान को एक नाम दिया। राजस्थान का नाम था राजपुताना। क्या नाम था? राजपुताना। सन 1800 में क्या नाम दिया? राजपुताना नाम दिया। अब एक खास बात यहां पर यह है कि जो राजपुताना नाम दिया, क्या ये राजपुताना हमें प्रधान रूप से 1800 में ही पता चला? मतलब इन्होंने 1800 में कहा, लेकिन क्या हमें पता लग गया था 1800 में ही कि हाँ जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपुताना कहा? नहीं, ऐसा नहीं था। हमें इस बात का पता लगा था 1805 में। 1805 ईस्वी में हमें पता लगा था। उन्होंने तो 1800 में कहा, लेकिन हमें पता लगा 5 साल के बाद। 5 साल के बाद पता चला। कब पता चला? 1805 ईस्वी में पता चला। कैसे पता चला? जॉर्ज थॉमस का एक मित्र है, मित्र का नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है, ये मित्र है इसका, मित्र का नाम विलियम फ्रैंकलिन है। विलियम फ्रैंकलिन ने अपने मित्र के ऊपर एक बुक लिखी। भाई देखो, दोस्त है, दोस्त के ऊपर बुक लिखता है, उसने दोस्ती पूरी तरह से निभाई। और बुक का नाम था दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये बुक लिखी इन्होंने, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, ये बुक लिखी। और इस बुक में हमें पहली बार लिखित रूप से 1805 में ये साक्ष्य मिला। 1805 में ये साक्ष्य मिला कि हमारे जॉर्ज थॉमस ने 1800 में राजस्थान को राजपुताना कहा था, ठीक है, 1800 में कहा था। कब पता चला? 5 साल के बाद पता चला। कैसे पता चला? 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक थी, और ये विलियम फ्रैंकलिन कौन था? जॉर्ज थॉमस का दोस्त था। उसने बुक लिखी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की इस पुस्तक में हमें पता चला कि राजस्थान को राजपुताना कहा था 1800 में। किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन और आता है।
क्वेश्चन ब्रिटिश शासन काल के संदर्भ में ही आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब ब्रिटिश शासन काल था, ठीक है, तब राजस्थान को क्या कहते थे? ब्रिटिश शासन काल के समय राजस्थान क्या कहलाता था? तो ब्रिटिश शासन काल के समय राजस्थान को राजपूताना ही कहते थे। ब्रिटिश शासन काल के समय राजस्थान क्या कहलाता था? राजपूताना ही कहलाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो राजस्थान राजपूताना हो गया। कब हो गया? ब्रिटिश शासन काल में, ब्रिटिश काल में। ठीक, ओके, ये तो बात हो गई हमारे राजपूताना के संदर्भ में। अब आगे बात करते हैं। आगे देखो फिर क्या होता है कि जॉर्ज थॉमस के बाद कर्नल जेम्स टोड आते हैं। कर्नल जेम्स टोड पहुंचते हैं हमारे यहाँ पे, और कर्नल जेम्स टोड फिर से एक बुक लिखते हैं। बात आ गई है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक थी 1829 ईस्वी की, और पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक इन्होंने लिखी। ठीक है, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जब बुक लिखी, बुक कब लिखी? 1829 में लिखी। और इस बुक में उन्होंने, किन्होंने? कर्नल जेम्स टोड ने संपूर्ण राजस्थान, अब देखो मैं यहाँ संपूर्ण जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आंसर देने में क्या हो जाता है, मिस्टेक कर जाते हैं। कैसे? उस क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूं कि राजस्थान शब्द राजस्थान के सीमित क्षेत्र के लिए पहली बार किसने यूज किया? तो आंसर है मुहणोत नैणसी ने यूज किया। ठीक बात है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे कि राजस्थान के लिए पहली बार किसने यूज किया, तो उसमें इस क्वेश्चन में भी बच्चे क्या आंसर दे देते हैं? मुहणोत नैणसी ही दे देते हैं। बट यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है, अब राजस्थान पूर्ण ही होता है, तो ध्यान रखना 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान को पहली बार राजस्थान कह दिया था। और ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। अब इस कर्नल जेम्स टोड की ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का एक नाम और भी है, यानी कि दूसरा नाम इसका, तो दूसरा नाम है दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये पुस्तक का नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये हो गया हमारे इस बुक का दूसरा नाम। एक चीज और बताऊं कि इस बुक से पहले कुछ लेख लिखे थे कर्नल टोड ने। ठीक है, लेख या बहियां भी हम कह सकते हैं। कुछ लेख लिखे या बहियां लिखी, तो उस लेख अथवा बहिया में, भैया समझते हो ना, जो दुकानदार होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, पहले रखते थे पुराने समय में, लाल रंग की जिल्द वाली जो होती थी उसको बही कहा करते थे, उसके येलो से पेजेस होते थे, तो उसको बही कहते थे। तो लेख अथवा बहियों में राजस्थान के लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया था, रायथान। तो कर्नल जेम्स टोड ही वो व्यक्ति हैं जो राजस्थान को रायथान भी कहते हैं। तो लेख और बहियां थी, तो उसमें इन्होंने कहा रायथान, और साथ ही रायथान के साथ ही उन्होंने एक और पुराना नाम यूज किया था, वो नाम था रजवाड़ा। तो उन्होंने रजवाड़ा शब्द का उपयोग किया था और रायथान शब्द का उपयोग भी किया था अपने पुराने लेखों में। अब आगे बात करते हैं। अब देखो आगे जब हमारा राजस्थान यानी कि भारत आज़ाद हो गया था, राजपूताना ही कहलाया पूरे ब्रिटिश शासन काल में, फिर हमारा भारत आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण प्रारंभ हुआ। देशी रियासतों का जब एकीकरण चल रहा था तो हमारे राजस्थान का जो दूसरा चरण था एकीकरण का, हमारे राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में एक
ग्रुप बनाया गया था और ग्रुप था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, ठीक है, 25 मार्च 1948। अब ये जो दूसरा चरण था, सेकंड चरण, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से। तो अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, देखो दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं। पहला क्वेश्चन कि राजस्थान को राजस्थान किसने कहा, तो आंसर है कर्नल जेम्स टोड ने कहा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन और सुनना, दूसरा क्वेश्चन आजादी के बाद, किसकी आजादी, भारत की आजादी, अपने भारत की आजादी के बाद, ठीक है, राजस्थान को कब पहली बार राजस्थान कहा गया। तो आजादी के बाद पहली बार राजस्थान को राजस्थान कहा गया था 25 मार्च 1948 को, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में ये नाम मिला था हमारे राजस्थान को। ठीक बात है, ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन फिर आता है कि भाई चलो भारत आजाद हो गया, अब राजस्थान का एकीकरण चल रहा है, तो आप ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द की मान्यता कब मिल गई थी। तो राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान शब्द की मान्यता मिली थी। ये मान्यता उसी समय मिली जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में हमारा जो संविधान लागू हुआ उसी समय, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान लागू होने के साथ ही हमारे राजस्थान को संवैधानिक रूप से क्या कह दिया गया था, राजस्थान। ठीक बात है, ये ध्यान में रखेंगे आप। अब इसमें भी एक चीज बताऊं आपको कि इसका भी आंसर कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि 1 नवंबर 1956 है ना, और कुछ कहते हैं कि 30 मार्च 1949। मतलब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजस्थान को संवैधानिक रूप से या अधिकृत रूप से राजस्थान शब्द का दर्जा कब मिला या राजस्थान का नाम कब मिला। तो इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स इसके दो आंसर में कंफ्यूज रहते हैं, दो आंसर कर जाते हैं। या तो वो इसका आंसर करते हैं हमारा 30 मार्च 1949, या वो इसका आंसर करते हैं 1 नवंबर 1956। वो उनमें फीलिंग क्या आती है, वो फील करते हैं कि यार जब राजस्थान जिस समय पूर्ण अस्तित्व में आया उसी समय तो राजस्थान नाम दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता मिल गई थी। अब ये जो दो तिथियां हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों महत्वपूर्ण हैं, इन पर अगर हम चर्चा करें। कौन सी दो तिथि, एक तिथि तो है 30 मार्च, ठीक है, और एक तिथि है 1 नवंबर। 30 मार्च और 1 नवंबर, ये दो तिथियां काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान के इतिहास में। मैं कहूं कि 1 नवंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट 30 मार्च मानी जाती है। तो क्या था कि 30 मार्च 1949 में एकीकरण का चौथा चरण चल रहा था। ठीक है, अब इस एकीकरण के चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें, जिनको हम J3B भी कहते हैं, J3B, 4 बड़ी रियासतें कौन सी थी। इनमें मैं बड़ी रियासत जयपुर से शुरू करूं, चलो। एक रियासत थी जयपुर, एक रियासत थी जैसलमेर, ठीक है, एक रियासत थी जोधपुर, एक रियासत थी बीकानेर। तो ये जो 4 बड़ी रियासतें थी, इनको देखो, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, इनको तो हम कह देते हैं J3, और बीकानेर को हम कह देते हैं B। ठीक है, तो ऐसे J3B, राइट ना। तो ये जो 4 बड़ी रियासतें हैं ये राजस्थान एकीकरण में शामिल हुई थी। बस इसी वजह से हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्या है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, और राजस्थान का जो आज वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, ये वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। और इसी वजह से हम इस दिन को प्रति वर्ष स्थापना दिवस 1 नवंबर को और 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। ठीक बात है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, ये तो बात हो गई दोस्तों राजस्थान के नाम पर।
ये बात हो गई राजस्थान के नामकरण पर। ठीक है, अब राजस्थान के नामकरण के बाद हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति पर। राजस्थान की स्थिति को जैसा कि मैंने कहा कि हम जानेंगे पहले ग्लोब पर, फिर जानेंगे भारत में, और फिर जानेंगे राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर। आप ये जानिए पहले तो कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब, हम ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब हम कहते हैं हमारा जो, इसमें कलर ऑप्शन ये लेते हैं एक बार, है ना। हमारा ये तो है ही हमारे पास, ये लेते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब हम कहते हैं पृथ्वी के लघु मॉडल को। पृथ्वी की जो प्रतिकृति है, पृथ्वी का जो लघु मॉडल है, इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब पर आपने कुछ रेखाएं देखी होंगी, कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं और कुछ खड़ी रेखाएं होती हैं। देखा है ना ये ग्लोब? क्यों बच्चों? अब जब आड़ी और तिरछी रेखाओं की हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से आड़ी रेखाएं कौन सी हैं, तिरछी रेखाएं क्या हैं, खड़ी रेखाएं क्या हैं। जब हम बात करते हैं इस ग्लोब पे तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, आड़ी रेखाएं, ये आड़ी रेखाएं तो क्या कहलाती हैं? अक्षांश। आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। और ये जो खड़ी रेखाएं हमने खींची हैं, ये वाली, ये खड़ी रेखाएं, ये कहलाती हैं देशांतर। अब ये बताओ जरा कि ये आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं जिनको अक्षांश और देशांतर हमने कहा है, ये काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं? काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, ये बताना है। अब सीधी सी बात है कि अगर ये वास्तविक होती तो आपके घर से भी कोई गुजर रही होती, है ना। पक्की बात है, निश्चित रूप से गुजर रही होती, लेकिन ये वास्तव में वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। और काल्पनिक है तो ये सिर्फ मानचित्र पर और ग्लोब पर ही खींची गई हैं। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करने में ये काम में आती हैं। और भी कई यूजेज हैं, जब कभी टॉपिक आएगा हमारा अक्षांश देशांतर का, तब हम इस पर चर्चा करेंगे फुल डिटेल से। लेकिन अभी मैं यहाँ पे परिचय मैं आपको जरूर दूंगा कि देखो ये है, यहाँ पे मान लीजिए एक रेखा है, ये, इसको हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, इस रेखा को हम कहते हैं, इस रेखा को हम कहेंगे भूमध्य रेखा। ये जो रेखा है 0 डिग्री, ये कहलाती है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश। अब ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, किन किन 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ये विभाजित करती है 2 बराबर भाग। एक तो ये उत्तरी गोलार्ध, देखो भूमध्य रेखा से लेकर यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ होता है और इसको हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं, तो ये यहाँ तक, ये तो है पूरा उत्तरी गोलार्ध। और इसके दक्षिण में ये जो है, इसको हम कहते हैं दक्षिण गोलार्ध, पूरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें और, तो ये जो मध्यवर्ती रेखा है, ये वाली है, इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर कहलाती है ग्रीनविच रेखा। और 0 डिग्री के विपरीत स्थित 180 डिग्री देशांतर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करते हैं। ये वाला जो गोलार्ध है, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये जो गोलार्ध हो गया, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ऐसे में हमारी पृथ्वी को अगर हम गोलार्ध में डिवाइड करें तो उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, तो 4 गोलार्ध हमारी पृथ्वी पर हैं।
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 गोलार्ध हमारी पृथ्वी पर हैं। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि गोलार्ध भी इम्पोर्टेंट होते हैं किसी स्थान की स्थिति के निर्धारण में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, अब अक्षांश और देशांतर के परिचय के बाद हम एक बार सामान्य ग्लोब जैसी कुछ रचना है, मैप जैसी रचना है, वो बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा मानचित्र है। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम नाम देते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर हम चलते हैं, उत्तर की ओर काउंट करते हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू करते हुए जब हम 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 करते हुए जब हम 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, यूं पूरी रेखाएं होंगी ये इस तरह से, है ना। तो ये टोटल अक्षांश रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखाएं जो होती हैं, यूं काउंट करते हुए लास्ट तक हम चल जाएंगे तो कुल कितने अक्षांश रेखाएं आएंगी? कुल अक्षांश रेखाएं 90 तक आएंगी, 90 डिग्री उत्तर अक्षांश तक, इस तरह से कंटिन्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं? उत्तर अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उत्तर अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे ही अगर बात करें दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी यहां लास्ट में 90 डिग्री तक, दक्षिण में भी कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक इस भूमध्य रेखा को हम अलग कलर से कर लेते हैं, जो हमें आसानी से भूमध्य रेखा दिखती रहे। ये भूमध्य रेखा मान लीजिए आप। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में ऐसे ही 90 डिग्री तक अगर हम बात करते हैं तो 90 डिग्री तक ये जितने भी अक्षांश होते हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के उत्तर में, सॉरी, भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री तक जितने भी अक्षांश उत्तर अक्षांश, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री तक दक्षिण में सभी के सभी अक्षांश दक्षिणी कहलाते हैं। ये जो रेखा है हमारी सेंटर वाली, इसको भी हम अलग कलर ले लेते हैं। ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब इस 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, ये इस रेखा के पूर्व की ओर यहां 180 डिग्री तक, ऐसे मान लीजिए, यहां 180 डिग्री तक पूर्व में जितने भी देशांतर है वो सारे क्या कहलाते हैं? पूर्वी कहलाते हैं। वो यूं हो जाते हैं ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और इस ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में जितने भी देशांतर हैं वही सेम 180 तक, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व की ओर पूर्वी देशांतर, ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर पश्चिमी देशांतर। अब ये अक्षांश और देशांतर तो हमने जान लिए, ये इनका एक सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर यानी कि राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम राजस्थान को कैसे ज्ञात करें कि हमारा राजस्थान कहाँ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम राजस्थान की एक बार लोकेशन जान लेते हैं, फिर हम इसे ग्लोब में रखेंगे। हमारा जो राजस्थान है शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ तक, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये हमारे राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। अब इस अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को हम हमारे ग्लोब में रखते हैं। ये हमारा विश्व मानचित्र है, ये हमारी रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। राजस्थान का विस्तार शुरू होता है कहाँ से? राजस्थान का विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से,
23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश से। तो हमें सबसे पहले चलना है उत्तर अक्षांशों में। ये ग्रीनविच भूमध्य रेखा है, हमको चलना है उत्तर अक्षांश में। तो यहाँ से हमने शुरू किया, ये क्या है 0 डिग्री, 0 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए मान लीजिए ये जो अक्षांश रेखा आती है ये आ गई हमारी 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ आ गया। ठीक है, यहां से हम आगे चलते हैं 23 24 25 26 27 करते हुए मान लीजिए ये वाला जो स्थान है ये आ गया हमारा 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। तो हमें मिल गया, इसको कलर चेंज करते हैं एक बार, है ना। ये था हमारा 23 डिग्री 3 मिनट और ये आ गया हमारा 30 डिग्री 12 मिनट। यहां पे हमारा राजस्थान स्थित हो सकता है। अब राजस्थान पूर्व में है कि पश्चिम में, यानी ग्रीनविच के पूर्व में है कि पश्चिम में है, तो यहां हम देखते हैं कि देखो हमारा जो राजस्थान है वो ईस्ट देशांतर यानी 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से शुरू होता है। अगर ईस्ट से शुरू होगा तो ये तो कंफर्म है कि हमारा राजस्थान ग्रीनविच के ईस्ट में ही होगा, वो वेस्ट में हो ही नहीं सकता। अगर वेस्ट में होता तो उसकी जो देशांतरीय स्थिति है वो कैसी होती, वेस्ट में होती, बट वो वेस्ट में नहीं है। तो ग्रीनविच के हम कौन सी दिशा में हो गए, ईस्ट में हो गए। तो हम ईस्ट में, यहाँ पे एक बार फिर से ग्लोब में आते हैं, तो यहाँ हम आते हैं तो अब ग्रीनविच ये है, अब ग्रीनविच ये हो गई। तो अब ग्रीनविच हमारा राजस्थान का विस्तार शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट से। तो ये 0 है ना, ये 0 ग्रीनविच रेखा, 0 1 2 3 4 5 6 करते हुए मान लीजिए ये वाला जो देशांतर आता है ये हमारा हो गया 69 30। ठीक है, और 69 70 71 72 करते हुए ये वाला जो देशांतर है ये मान लीजिए आ गया 78 17। तो अब हमारा जो राजस्थान है यहां पर ये है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा राजस्थान। अब आप देखिए जरा कि राजस्थान विश्व मानचित्र पे कहाँ है। राजस्थान विश्व मानचित्र पे कहाँ है, ये राजस्थान आ जाता है एक तो उत्तरी गोलार्ध में और एक पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन बने कि विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति कहाँ है, तो विश्व मानचित्र पर राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पूर्वी 2 गोलार्धों में है ना, उत्तर पूर्वी 2 गोलार्धों में है। राजस्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ग्रीनविच के पूर्व में, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है हमारा राजस्थान। ग्रीनविच के पूर्व में, भूमध्य रेखा के उत्तर में ये जो रेखा है इसको हम कहेंगे ग्रीनविच रेखा और ये जो रेखा है इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। तो ये तो हो गई राजस्थान की स्थिति विश्व मानचित्र या ग्लोब पर। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की स्थिति हमारे भारत में कहाँ है। इसके लिए हमें भारत का मानचित्र चाहिएगा। ये हमारा भारत अभी रेडी हो जाता है। बस बहुत है एक बार अपने को इतना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा भारत राजस्थान है हमारा, ये कहाँ स्थित है। ठीक है, देखो ये हमारा राजस्थान। अब देखते हैं हम कि हमारा जो राजस्थान है वो भारत में कहाँ है। तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखो कि भारत में अगर किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना होता है तो हम सदैव करते हैं नागपुर से। एक चीज और याद रखिए कि भारत में किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हम सदैव करते हैं चेन्नई से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी स्थान की अगर स्थिति का निर्धारण अगर हम भारत में कहीं से किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करेंगे तो वो हम करेंगे कहाँ, नागपुर से। और यदि किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो समुद्र तल की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे सदैव चेन्नई से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो सदैव हम चेन्नई से ज्ञात करेंगे। अब देख लो कि दिशाएं आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम।
ये कौन सी दिशा होगी, सोचिए जरा, ये कौन सी दिशा है जहां हमारा राजस्थान स्थित है? तो ये दिशा हो जाएगी इन दोनों के मध्य की, और इन दोनों के मध्य की जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, यानी कि हमारा जो राजस्थान है, हमारा राजस्थान विश्व मानचित्र भारत में कहाँ है? हमारा राजस्थान भारत में है उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने राजस्थान की स्थिति को विश्व मानचित्र पर जान लिया, हमने राजस्थान की स्थिति को भारत में देख लिया। अब हम राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति देखेंगे और हम जानेंगे राजस्थान में कर्क रेखा की स्थिति पर, ठीक है। एक नजर करते हैं, अब कटिबंधीय स्थिति पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कटिबंध होते क्या हैं। कटिबंध, देखो इसके लिए हमें ग्लोब पर चलना होगा, हमने बनाया था ग्लोब। अब जब हम ग्लोब पर आते हैं तो वास्तव में क्या है कि जब आप अक्षांश रेखाओं को देखते हैं, अक्षांश रेखाओं को देखते हैं, यहाँ ये अक्षांश रेखाएं, जो आड़ी रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं। अब इन अक्षांश रेखाओं के मध्य की ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी आप देख रहे हैं अक्षांश रेखाओं के मध्य की, इन दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं जोन। कटिबंध, या हम कहेंगे इसे जोन, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस कटिबंध की, तो कटिबंधों में कुछ प्रदेश, कुछ क्या सभी प्रदेश स्थित होते हैं और उनकी स्थिति कटिबंधीय क्या होती है। अब हमें राजस्थान की स्थिति जाननी है, बट तो हम अभी जान लेते हैं। एक बार हमारा राजस्थान हम बना लेते हैं और उसके बाद राजस्थान की जो कटिबंधीय स्थिति है उसे हम जान लेंगे। माना कि ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान में यहाँ से कलर चेंज करते हैं एक बार हम, यहाँ राजस्थान से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा के दक्षिण में हमारे राजस्थान के भी दक्षिण में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो कहलाएगी भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसके दक्षिण में एक रेखा आएगी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश होगी वो, और कर्क रेखा तो आप जानते ही हैं कितनी 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, तो इसको हम कहेंगे मकर रेखा, ठीक है। कर्क से मकर तक का हमने बना लिया है। अब एक चीज आप याद रखिए कि 21 जून के दिन सूर्य बिल्कुल सीधा होता है कर्क रेखा पे। जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में यहाँ पे 23 सितंबर को सूर्य पूरी तरह से सीधा हो जाता है भूमध्य रेखा पे। सितंबर के बाद ये और दक्षिण गोलार्ध की ओर चला जाता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को ये पहुंच जाता है मकर रेखा पे। अब दिसंबर के बाद ये और नीचे नहीं जाता, अब इसका उत्तरायण शुरू होता है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को ये पहुंच जाता है पुनः भूमध्य रेखा पे, और उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून को ये पुनः आ गया कर्क रेखा पे। तो आप देख रहे हो कि ये सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हीं कर्क और मकर रेखाओं के मध्य है। उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हीं कर्क रेखाओं के मध्य रहता है। बस यही जो क्षेत्र हैं, यही जो कटिबंधीय क्षेत्र हैं, ये सूर्य से सबसे ज्यादा ताप प्राप्त करते हैं, और इस वजह से इतना जो जोन है कर्क से मकर रेखा वाला, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। और यहाँ से 45 डिग्री तक का जो क्षेत्र है कर्क रेखा से दोनों ओर, इधर मकर रेखा से यहाँ, ये इतना जोन कहलाता है उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये उष्ण कटिबंध और ये उपोष्ण कटिबंध। अब आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, कोई आपसे पूछे कि बताएं कि राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार किन कटिबंधों में है। ये आपके सामने डायग्राम है, बता दीजिए कि राजस्थान का सर्वाधिक विस्तार किन कटिबंधों में है। आप डायग्राम अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको आंसर समझ में आ जाता है कि हमारा जो राजस्थान है ये सर्वाधिक विस्तृत है उपोष्ण कटिबंधों में।
अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे मैं पूछूं आपसे कि ये बताएं कि राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जो कि उष्ण कटिबंधों में स्थित हैं। तो राजस्थान के दो जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर स्थित हैं हमारे उष्ण कटिबंधों में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कर्क रेखा की स्थिति, यहाँ कर्क रेखा आप देख पा रहे हैं। तो कर्क रेखा हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा के तो मध्य से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से एवं डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से गुजरती है। आरपीएससी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की लंबाई, तो आरपीएससी ने 26 किलोमीटर मानी थी। बुक्स में 85 किलोमीटर के आसपास भी, 86 किलोमीटर के आसपास भी मिलती है, बट आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की थी उसमें 26 किलोमीटर माना था। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, एकमात्र प्रूफ आरपीएससी की है। तो 26 किलोमीटर को हमें मानना है कर्क रेखा की लंबाई हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी का जो हमारा वीडियो था इसमें हमने बात करी राजस्थान के नामकरण की, राजस्थान के नाम पर हमने बात की, फिर हमने कुछ ग्लोब को जाना, अक्षांश और देशांतर को जाना, उसके बाद हमने राजस्थान की स्थिति को जानी, और राजस्थान की स्थिति को हमने 3 तरीके से जाना। हमने राजस्थान को ग्लोब पे या विश्व मानचित्र पे देखा, फिर भारत में देखा, और फिर हमने राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति जानी। ओके फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।